नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आईएनएस इम्फाल ने नौसेना को दी नई ताकत और सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दागने की क्षमता से लैस है युद्धपोत नौसेना में शामिल हुआ है। और नौसेना ने स्वदेशी रूप से किया है इसे डिजाइन। 75% साजो सामान भी इसमें स्वदेशी है, यानी कि भारतीय है। पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर पहला पोत आईएनएस इम्फाल है। और आप देखते हैं कि युद्धपोत की अगर विशेषताओं की बात करें तो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और स्वदेशी टारपेडो ट्यूब लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर और 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट है इसमें। दुश्मन के लिए काल माना जा रहा है। आईएनएस इम्फाल में 4 कवच डिकाय लॉन्चर लगे हैं और इसके अलावा यह बेहतरीन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसमें 32 बराक और 8 मिसाइल और 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल है, 4 टारपेडो ट्यूब, 2 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लगे हैं। युद्धपोत पर सी किंग और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात है इसमें, आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी अगर इस तरह पाकिस्तान, चाइना जैसे हों तो आप देखते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना ही होता है हर जगह से। आप देखिए वायु से, यानी कि आसमान से, जल से और थल से। एनसीसीएसए की बैठक के लिए सचिव ने केजरीवाल से मांगा समय। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की अगली बैठक के लिए प्राधिकरण के सचिव ने सीएम केजरीवाल से समय मांगा। प्राधिकरण की ओर से इस कार्यालय को लिखे गए पत्र में अगली बैठक के लिए समय देने का अनुरोध किया गया है। एक और आपको बता दूं, देखिए ये दिल्ली है, दिल्ली इसकी राजधानी है। और आप देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 30 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ हमेशा मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच चलती रहती है, क्या झगड़ा चलता रहता है। ये आप देखिए यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले नेता बने मोदी साहब, देख लीजिए। देश के लिए जुटना और जूझना और जीना है, मोदी साहब कह रहे। पीएम ने वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया है। कहा विकसित भारत के निर्माण के लिए युवा आगे आए, ये कहा जा रहा है। सही है। ये आप देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर 26 दिसंबर को उनके पुत्रों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी ना, इसलिए आप लोग ये देख रहे हैं। इजरायली दूतावास के पीछे धमाका हुआ, विस्फोट स्थल के पास मिली राजदूत को धमकी भरी चिट्ठी। और इजरायल और हमास के बीच आप देख रहे हैं काफी उठाफटक चल रहा है ना, जो आप देख रहे हैं कि संघर्ष चल रहा है, उसी के संदर्भ में इसे देखा जा रहा है। तो देखिए क्या होता है। 276 यात्रियों के साथ डंकी उड़ान फ्रांस से लौटी मुंबई। ये भी आप देखिए मानव तस्करी के संदेह में रोके गए थे 303 यात्री, 2 हिरासत में, 25 फ्रांस में ही रुके, मांगी शरण। ये आप देखेंगे कि क्या है ना कि डंकी उड़ान यानी कि अवैध तरीके से लोग जाते हैं ना जिस रास्ते से, उसे डंकी रोड भी कह देते हैं। और अभी आप लोगों ने वो देखा होगा, मूवी आई हुई है शाहरुख खान की, उसे जरूर देख लीजिएगा डंकी रूट के बारे में जानना है तो। 8 नए शहर बसाने के प्रस्ताव में अयोध्या भी जल्द होगा निर्णय। शहरीकरण की चुनौतियों के समाधान के लिए 8 नए शहर बनाने की योजना अब अगले साल की परवान चढ़ सकेगी। नए शहरों के प्रस्ताव में अयोध्या भी शामिल है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव मिले और जिसमें 8 का चयन होगा। और खुले मन और बंद मुंह से बढ़ेंगे आगे, जयराम रमेश कह रहे हैं, कांग्रेस के हैं। अपराधी वकील बन रहे हैं, ये अलार्मिंग, हाईकोर्ट कह रहा है। आरोपित या सजा याफ्ता को वकालत का लाइसेंस देने पर रोक लगाने का उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश। पुलिस रिपोर्ट मांगने के बाद ही हो निर्णय। आवेदन में भी अपराध का ब्यौरा दर्ज करने की प्रक्रियाएं अपनाए भी कहा जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है। टारगेट किलिंग का षड्यंत्र विफल, 2 आतंकी और 1 महिला गिरफ्तार हुई। ये आप सभी जानते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में हर संभव कोशिश रहती है पाकिस्तान की कि अशांति फैलाई जाए। ये आप देखिए 1947 तक हमारा हिस्सा था। अब आप देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे।
ये मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का हिस्सा रहे लंदन के मकान में रुके थे वाड्रा। ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूएई में रह रहे व्यवसायी सीसी थाम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। इसमें कहा गया है कि वाड्रा ने न सिर्फ सुमित के जरिए लंदन के 12 ब्रांस्टन स्क्वायर स्थित संपत्ति का नवीकरण कराया, बल्कि वहां रुके भी थे जो मनी लॉन्ड्रिंग से हुई कमाई का हिस्सा है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो आय करते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसे क्या कानूनी बनाते हैं, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। पाकिस्तान में पहली बार चुनाव लड़ेगी हिंदू महिला। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला प्रांतीय असेंबली का चुनाव लड़ने जा रही है। हिंदू महिला का नाम सबेरा विकास है और सबेरा के पिता का नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश ने सोमवार को बताया कि सबेरा ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत बुनेर जिले में PK-25 की सामन सीट के लिए शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हुआ है। और आप देखिए कि बहुत सारे हिंदू परिवार यहाँ गए हुए थे, लेकिन कहते हैं कि अब ना के बराबर उनकी संख्या बची हुई है। या तो उन्हें मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या उन्हें देश छोड़ना पड़ा। तो क्योंकि इतनी आज़ादी हिंदुओं के साथ नहीं है यहाँ पाकिस्तान में, बड़ा भेदभाव किया जाता है, दुनिया जानती है। तो ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने में देरी पुलिस की लापरवाही नहीं मानी जा सकेगी, हाईकोर्ट कह रहा है। बार बार आदेश जारी करने वाले सत्य न्यायाधीश पर उठाया गंभीर सवाल। डीपीसी क्राइम के विरुद्ध जारी जमानती वारंट आदेश को किया रद्द। ये मामला क्या था? ड्रग्स तस्करी के मामले में फरवरी माह में तस्करों को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपितों को 7 फरवरी 2023 को अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तस्करों से बरामद किए गए ड्रग्स के नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक जांच लैब भेज दिए गए थे। पुलिस ने मामले में 31 जुलाई 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया था। बगैर फॉरेंसिक रिपोर्ट के आरोप पत्र दाखिल करने पर अदालत ने जांच अधिकारी SHO और SP ACP व DSP को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। 2 अगस्त 2023 को DCP ने अदालत में आवेदन देकर जरूरी कार्य के चलते पेश होने से छूट देने में संबंधी आवेदन किया था। उसी की बात हो रही है। अयोध्या से आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस 30 को रवाना करेंगे PM साहब। ट्रेन के नियमित संचालन की तिथि रेलवे बोर्ड जल्द जारी करेगा। इंटरनेट मीडिया को करना होगा IT नियमों का पालन। डीप फेक की बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र ने जारी की है एडवाइजरी। एक बात और आपको बता दूं, डीप फेक मतलब आप देखिए किसी की तस्वीर, किसी का चेहरा, किसी का वीडियो, किसी का चेहरा लगा दिया जाता है ना, तो उसी को डीप फेक कहते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से PM आज करेंगे संवाद। ये आप देखिए, इसके बाद उन्हें संबोधित भी करेंगी। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी है। भारत रूस ने कुडानकुलम संयंत्र के समझौते पर किए हस्ताक्षर। ये हमारे जयशंकर भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित समझौते की बात हो रही है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में रूस को बताया विशेष भागीदार। अभी हमारे रक्षा मंत्री साहब रूस गए हुए ना। और आप देखिए, कुडानकुलम ऊर्जा संयंत्र रूस की तकनीक की मदद से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ था। फरवरी 2016 से कुडानकुलम NPP की पहली बिजली इकाई 1000 मेगावाट की क्षमता से काम कर रही है। रूसी मीडिया के अनुसार संयंत्र के 2027 में पूरी क्षमता से काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें अच्छी बात है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम की अधिसूचना जारी की गई। अब से केंद्र शासित प्रदेश में मिलेगा आरक्षण का अधिकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संशोधन अधिनियम को किया ना अधिसूचित। इसमें बच्चों की स्क्रीनिंग पर रोक के संबंध में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उस आदेश की समीक्षा की मांग की है जिसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को 2015 के उस विधेयक पर सहमति देना या वापस करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है, जिसमें नर्सरी प्रवेश के लिए बच्चों को स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है इसमें। और आप देखिए, अभी नए कानून आए ना, पहली बार आतंकवाद परिभाषित कड़ी सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 113(3) में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई है, जो कहती है कि जो कोई भी भारत की एकता और आप देखते हैं कि अखंडता और संप्रभुता, सुरक्षा और या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या भारत या किसी अन्य देश के लोगों या किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का इरादे से या आतंक फैलाने का कोई कार्य करता है
जैसे का बम बम डायनामाइट या अन्य विस्फोट पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थों या अग्नेयास्त्र या फिर अन्य घातक हथियारों या जहरीली या हानिकारक गैस या फिर अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ चाहे जैविक रेडियोधर्मी परमाणु या फिर अन्य का उपयोग करके या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है वो आतंकी कहा जाएगा। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उन्हें क्षति होती है और इससे जो काम होने की आशंका होती है, संपत्ति की हानि, क्षति या विनाश होता है या होने की शंका होती है, भारत या विदेश में किसी समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य आपूर्ति की सेवाओं में विघ्न होता है या होने की आशंका होती है, जाली भारतीय कागजी मुद्रा या सिक्के के निर्माण या उसकी तस्वीर, या फिर आप देखिए परिचालन के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है या फिर नुकसान पहुंचाने की आशंका है, भारत सरकार या राज्य सरकार या आप देखिए उसकी किसी एजेंसी के किन्हीं प्रयोजनों के संबंध में भारत या उसकी रक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या फिर इसकी आशंका होती है। फिर खा में आपराधिक बल का प्रदर्शन या ऐसा करने का प्रयास करके किसी पदाधिकारी की मौत का कारण बनता है या किसी लोक पदाधिकारी की मौत का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति का अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य देशी की सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन या अंतर सरकारी संगठन को कोई कार्य करने या उससे दूर रहने की मजबूर करने के लिए कोई कार्य करता है तो वह आतंकी कार्य माना जाएगा। याद रखिएगा। रिजिजू बोले मौसम की सटीक जानकारी के लिए अधिक वेधशालाओं की जरूरत है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री है ना। मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान से की रणनीतिक साझेदारी की वार्ता। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी युवा नौकरशाहों को नसीहत और कहा कि आपकी सत्यनिष्ठा और मेहनत जनता के विकास की गति तय करेगी। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जनता की विश्वास को कायम रखेंगे। एक और नौकरशाहों को आप देखिए वो अपने आप को लाट साहब समझ लेते हैं और आप देखते हैं कि जनता के वो सेवक हैं, जनता के हम आप नौकर एक तरह से बनते हैं। अगर सिविल सर्विस में जाते हैं तो हर किसी भी नौकरी में जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये आपकी राजनीति की खबरें हैं और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है ये सब चुनाव, चाहे आपकी विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के हो। एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और आप देखते हैं कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अधिकतर खबरें तो आप देखते हैं कि ऐसी ही रहती हैं, टाइम पास कह लीजिए आप लोग। नए विमान C-295 के लिए विकसित होगा स्वदेशी हैवी, ये आप देखें ड्रॉप सिस्टम। और भारतीय वायुसेना में इसी साल शामिल हुआ है विमान। आगरा वायुसेना स्टेशन में होगा वेडा और मिलेगा प्रशिक्षण। हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या होता है? यह 5 से 7 पैराशूट का समूह होता है। पैराशूट के अंतिम छोर में लोहे का प्लेटफॉर्म बांधा जाता है। विमान से 1300 फीट या फिर इससे भी अधिक ऊंचाई से इसे नीचे फेंका जाता है। पैराशूट से तोप, टैंक व अन्य सैन्य उपकरणों को इसके जरिए आसानी से भूमि पर उतारा जा सकता है। हैवी ड्रॉप सिस्टम युद्ध या फिर दैवीय आपदा में राहत व बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाता है एक तरह से। ये उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट। हरी तालिका तीज व संगुष्ठी चतुर्थी जैसी वृत्त में मिलेगा विकल्प। भाजपा नेता विपक्ष ने उठाई थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आज से होंगे आवेदन, क्योंकि आप देखते हैं कि लेट आया ना फॉर्म तो ओवर एज हो गई इनकी, तो उसी के लिए छूट देने की बात हो रही है। उड़ीसा में जगन्नाथ कॉरिडोर का शुभारंभ 17 जनवरी को होगा। पहला निमंत्रण पत्र प्रभु जगन्नाथ को, इसके बाद लिंगराज महाप्रभु को किया गया निमंत्रित। इसमें
जेल में बंदी होने से खत्म नहीं होता माता पिता बनने का अधिकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद काट रहे कैदी को वंश वृद्धि के लिए दी 4 सप्ताह की पैरोल। इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं आजकल, आप देख रहे हैं। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। खरगे की दावेदारी का दाव। यदि विपक्षी दल मोदी के समक्ष गंभीर चुनौती पेश करना चाहते हैं तो उन्हें सीटों की दावेदारी और पीएम पद के उम्मीदवार जैसे मुद्दे जल्द सुलझाने होंगे। देखिए राजनीति पर लिखा गया है, आपको अगर दिलचस्पी है राजनीति में तो जरूर पढ़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और मैं तो देखिए कहता हूं, मेरी जहां तक राजनीतिक समझ है कि अगर मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े ये और बाद में प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लें तो इन्हें फायदा होगा, क्योंकि मोदी का टक्कर देने वाला अभी कोई भी चेहरा नहीं है विपक्ष के पास, ये मान लेना चाहिए। अपराधियों के महिमा मंडन का रोग। पिछले दिनों की सबसे बड़ी पंचायत संसद के परिसर में उत्पाद मचाने वाले लोगों में नीलम नाम की एक महिला भी शामिल है। दुर्भाग्य देखिए कि उसके और उसके साथियों के पक्ष में भी बहुत से लोग आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि नीलम को पुलिस जल्दी से जल्द छोड़े वरना ठीक नहीं होगा। देश में ऐसी बातें अरसे से देखी जा रही। यह भी देखना कितना दुखद है कि आजकल कुछ लोग उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाने लगते हैं जिन्होंने कोई अपराध किया हो, वहीं जिनके खिलाफ अपराध किया गया हो या जो इन उच्छखलन प्रवृत्ति के लोगों का शिकार बनते हैं उनके प्रति कोई सहानुभूति शायद ही दिखाई देती है। संसद के भीतर बाहर सनसनी फैलाने वाली घटनाओं को लेकर कई नेता कह रहे हैं कि अरे ये तो भटके युवा नौजवान हैं, कुछ कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं। यानी कि ऐसे लोग अपना गुस्सा दिखाने के लिए अगर संसद को चुनते हैं, वहां बैठे लोगों के जीवन को खतरे में डालते हैं, तो इसमें भी बहुत कुछ गलत नहीं है। तभी तो अफजल गुरु को भी बहुत से साथी और समर्थक मिल जाते हैं जो नारा लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। लोग भूल जाते हैं कि 22 साल पहले 13 दिसंबर को ही संसद पर हमले में 6 पुलिस सुरक्षाकर्मी बलिदान हुए थे। लगता है ऐसे लोगों के मन में ना उनकी जान की कोई कीमत है, ना ही उनके परिवार के आंसुओं का कोई मोल है। इन लोगों को तो बस वह चाहिए जिससे उनकी राजनीति चमक सके। उनकी बातों से भले ही समाज में जहर फैल जाए, नफरत फैल जाए, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक बार भी संसद के भीतर उत्पाद मचाकर लगभग वही करने की कोशिश की गई, हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लगता है कि बेदिन चले गए जब गलत को गलत कहा जाता था, जिससे गलती की उसके साथ खड़े होने में पहले लोग शर्मिंदा महसूस करते थे। अब तो आप देखिए समाज में भी देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, सब बदल गया ना। जब से देश में पहचान अस्मिता की राजनीति का बोलबाला हुआ है, तब से अपराध किसने किया, क्या किया, क्यों किया, अपराध की गंभीरता कितनी है, इसके मुकाबले अपराधी की जाति, मजहब, प्रदेश और भाषा आदि देखी जाने लगी है। अक्सर नेता लोग भी अपनी जाति के अपराधी के खिलाफ बोलने के बजाय दाएं बाएं होने लगते हैं। ना जाने क्यों अपराधियों को उस जाति का हीरो बना दिया जाता है। मीडिया में उसे इतना दिखाया जाता है कि बोलने वालों को लगता है कि उसके बारे में बोलने के बजाय चुप ही रहना ठीक है। चुनावी आकलन में अक्सर देखा जाता है कि जातियों और उसके वोट आदि के गुणा भाग से ही किसी प्रत्याशी की जीत हार तय कर ली जाती है। हर एक को जाति मजहब के खांचे में फिट कर दिया जाता है, मनुष्य के विवेक को दरकिनार कर दिया जाता है। इन बातों को सच मानकर कुछ नेता अपराधियों को भी बचाने में जुट जाते हैं, ताकि भविष्य में जब चुनाव हो तो इसका भरपूर लाभ उन्हें मिल सके और वे उसके कह सके कि देखो लोग तुम्हारे बारे में जो चाहे कहते रहे, हमने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, तुम हमारे साथ मत छोड़ना। देखा जाए तो देश में जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा आदि की राजनीति उस दौर में पहुंच चुकी है जहां लोगों में हर हाल में सिर्फ अपने को ही सही मानने की मानसिकता विकसित हो गई है। तमाम तरह के विमर्श का सोच भी यही है। पहले वे हाय बचाओ चिल्लाते आते हैं और दुनिया भर की सहानुभूति प्राप्त करते हैं, फिर जैसे ही ताकत पाते हैं गुर्राने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ अपने को ही सही मानते हैं। इस उदाहरण को हमारे यहाँ जितने भी मेंबर्स इन दिनों चर्चा में हों उन पर लागू करके देखा जा सकता है। ये केवल संसद हमले पर नहीं, या आप देखिए इन लड़की पर या और लड़कों पर नहीं, सब पर आप देखिए लागू करके देखिए, यही आपको देखने को मिलता है।
और सब इसी राह पर चल रहे हैं, हम सही तुम गलत, और कुछ कहा तो देख लेंगे, जैसा कि नीलम मनोरंजन और उनके अन्य साथियों के संदर्भ में हो रहा है। हमारे समाज में भाईचारा के गीत भी खूब गाया जाता है। जब भी कोई घटना होती है, भाईचारा के दीपक हाथ में लिए बहुत से वे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें भाईचारे का नारा लगाने का शौक है, और लेकिन वास्तविक भाईचारा कहीं सचमुच में ना आ जाए इसकी उन्हें चिंता भी होती है, वरना दुकानदारी कैसे चलेगी। ऐसे नारे सिवाय नाटक और कुछ होते भी नहीं है। बड़े बड़े अपराधी इस नारे के नीचे छिप जाते हैं। जब इतने नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं, घृणा को सिर पर बैठाने की रस्म चल रही है, तो फिर भाईचारा किसके लिए? जहां हर बात पर इन दिनों घृणा और विद्वेष फैलाया जा रहा हो, वहां प्यार और भाईचारे की बात मात्र नाटक के अलावा कुछ नहीं लगती है। और किसी ने कहा है कि लोकतंत्र एक सतत युद्ध है जो समाज में लगातार चलता रहता है। भाईचारे की बात भी शायद ऐसा ही एक युद्ध है, जहां विमर्श के नाम पर भाईचारे की बात तो की जाती है, मगर सचमुच में लोगों में एकता और भाईचारा होने नहीं दिया जाता है। लोग अपराधियों की पृष्ठभूमि खोजकर उनसे सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसमें उन्हें मीडिया के एक वर्ग का भी साथ मिल जाता है और उनकी रोटी अच्छी तरह से सिक जाती है। यही आज की राजनीति का सच है। और ध्यान दीजिए कि यह कितनी निर्भरता से भरी है। कोई जिए कोई मरे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है सिवाय अपनी महत्वाकांक्षा के। राम नाम की महिमा। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी कि वह पुरुष जो अपनी सीमाओं में रहना जानता हो। एक सामान्य मनुष्य नैतिक जिम्मेदारी अपनी सीमाओं का, समान नियमों का पालन करते हुए भी महानता को प्राप्त कर सकता है। और अब आप देखिए, नॉर्मल इंसान थे कहते हैं भगवान, उन्होंने अपनी मर्यादा बनाई रखी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ लिया करें, अच्छा कॉलम लिखते हैं। समुद्री सुरक्षा। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस इम्फाल को नौसेना में सम्मिलित करने के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जो कहा कि अरब सागर में भारत आ रहे जहाज एमवी केएम प्लूटो पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें समुद्र तल से भी खोजकर उन्हें खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब वह आवश्यक था। ऐसा कोई दो टूक बयान इसलिए और भी जरूरी हो गया क्योंकि दक्षिणी लाल सागर में भी एमवी साईं बाबा नाम के जहाज को निशाना बनाया जा चुका है। इस समुद्री जहाज के चालक दल के सदस्य भारतीय थे। इन हमलों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अरब सागर में विभिन्न क्षेत्रों में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए। इसके अलावा समुद्र की टोहें लेने वाले विमानों की भी तैनाती की जा रही है। विभिन्न समुद्री मार्गों पर अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए भारत को हर संभव उपाय करने होंगे। ये उपाय न केवल हिंद महासागर में करने होंगे बल्कि अन्य सागरों में भी। यदि समुद्र जहाज पर इसी तरह के हमले होते रहे तो भारत आने वाले या यहाँ से जाने वाले जहाजों को अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। स्पष्ट है कि इसके चलते खर्च बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। यदि भारत में कच्चा तेल लाने वाले समुद्री जहाजों को सुरक्षा कारणों से अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी तो पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे। भारत को मित्र देशों की सहायता से यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके हितों की पूर्ति करने वाले सभी समुद्री मार्ग सुरक्षित और सुगम बने रहे। अमेरिका की माने तो एमवी कैम प्लूटो जहाज पर ईरान से ड्रोन हमला किया गया था। ईरान ने अमेरिका के इस दावे को खारिज किया है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि यमन के जो हाउती विद्रोही समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे उन्हें उसका समर्थन प्राप्त है। हाउती विद्रोह इजरायल पर बर्बर आतंकी हमला करने वाले हमास के समर्थन में समुद्री जहाजों पर हमले कर रहे हैं। वे इजरायल के साथ हमास की निंदा आलोचना करने वाले देशों को समुद्री जहाजों को भी निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान जिस तरह हाउती विद्रोहियों को हथियार और पैसा उपलब्ध कराता है, उसी तरह हमास को भी। एक समय था जब सोमालिया के हथियारबंद गिरोह समुद्री जहाजों के लिए खतरा बन गए थे, तब भी भारत को समुद्र में सतर्कता बढ़ानी पड़ी थी। अब जब हाउती विद्रोह ईरान जैसे देशों के समर्थन से समुद्र से होने वाले व्यापार के लिए खतरा बन रहे हैं, तब भारत को अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए होगा। ऐसा इसलिए भी करना होगा क्योंकि चीन हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। एक ऐसे समस्त समय जब भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है, तब उसे अपने आसपास के समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए और अधिक सतर्क होना होगा। पर्यटकों का आगमन। प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश में पर्यटन की संख्या भी वृद्धि सुखद है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। पवन ऊर्जा का पर्याप्त विकास जरूरी है। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन नामक रिपोर्ट बताती है कि पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर होने के बावजूद देश में पवन ऊर्जा क्षमता के बहुत छोटे से हिस्से का ही दोहन किया जा रहा है। भारत में पवन ऊर्जा की वाणिज्यिक दोहन क्षमता 200 गीगावाट से अधिक अनुमानित है, लेकिन मई 2022 तक कुल स्थापित क्षमता केवल 41 गीगावाट थी। हालांकि हाल में देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में पवन ऊर्जा का संतोषजनक विकास हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तटीय पवन ऊर्जा नीति 2015, राष्ट्रीय सौर
पवन हाइब्रिड नीति 2018 जैसे कार्यक्रम लागू किए गए। मार्च 2014 से मई 2022 तक देश में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 93% की वृद्धि देखी गई है। देश में अधिकतर पवन ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में स्थापित है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर पवन हाइब्रिड पावर प्लांट राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित है, जिसकी सौर उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा क्षमता उत्पादन क्षमता 150 मेगावाट है। पवन ऊर्जा का एक अक्षय और गैर प्रदूषणकारी स्रोत है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में पवन ऊर्जा की क्षमता बहुत व्यापक है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का एक दुष्परिणाम पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाला नुकसान भी है। पवन ऊर्जा इस समस्याओं के मामले में एक टिकाऊ समाधान प्रस्तुत करती है। हवा से ऊर्जा उत्पन्न करने से किसी तरह की कार्बन उत्सर्जन न होने के कारण इसे जीवाश्म ईंधन के एक ठोस विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं अपशिष्ट न उत्पन्न करने के कारण इससे जल एवं भूमि प्रदूषण भी नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पवन ऊर्जा सालाना 33.6 करोड़ मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने में मदद करती है, जो 7.3 करोड़ कारों के उत्सर्जन के बराबर है। इस तरह पवन ऊर्जा के पर्यावरणीय लाभ राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के भी हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में पवन ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। हालांकि पवन टरबाइन से टकराव के कारण पक्षियों और चमगादड़ों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए पवन ऊर्जा संयंत्र बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। अतः इन समस्याओं का ठोस समाधान तलाशने की दरकार है और जिससे पवन ऊर्जा का पर्याप्त विकास के साथ साथ आप देखें उससे होने वाले नुकसान का दायरा कम से कम किया जा सके। पवन ऊर्जा एक सतत ऊर्जा स्रोत है जिससे विकास की रूपरेखा तैयार कर देश की ऊर्जा मांग को पूरा किया जा सकता है। अतः इस दिशा में ठोस प्रयत्न किए जाने की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, देख लिया करिएगा। ये आप देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, देश की उम्मीदों को मिल रही नई ऊर्जा। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ड्रोन और सेमीकंडक्टर निर्माण के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है। विकास और ज्ञान विज्ञान के कई अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति के आधार पर भारत आज विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। लेकिन इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय तरक्की वाला क्षेत्र अंतरिक्ष है, जहां इसरो ने इस वर्ष अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनकी चर्चा आज समूचे विश्व में हो रही है। साकार हो सकता है अंतरिक्ष पर्यटन का सपना भी हमारा। अगर इसरो की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसकी स्थापना बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हम बदल रहे हैं, खरी खरी तंज कसा जाता है। और पंथक नेता तो मान गए, पंत भी मानेगा क्या? ये पंजाब में ये सामाजिक न्याय की अवधारणा। लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम राज्य के विधानसभा के चुनाव में भाजपा यदि विजय हो रही है तो इसका एक बड़ा कारण सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने से भी जुड़ा हुआ है। चुनाव से पहले सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। भारत ने दिसंबर 6 महीने के न्यूनतम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदा है ना, तो उसी की बात हो रही। मनरेगा बस सब्सिडी पर ऊंचे खर्च से राजकोषीय घाटे में वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही। जीडीपी की 1% पर आया चालू घाटा। ये आप लोग बताइए, मनरेगा के बारे में आपको बता देता हूं। मनरेगा योजना जो आप देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन गारंटी की मजदूरी जो उपलब्ध कराने की बात हो रही है ना। गांव में आप लोग सुनते होंगे मनरेगा कार्ड बना हुआ है, उसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उसी की बात हो रही है, मनरेगा की। 2 फरवरी 2006 में आप देखते हैं कि शुरू हुई थी योजना का आरंभ। पहले इसे नरेगा के नाम से जानते थे आप लोग। ग्रीन एनर्जी में 9,350 करोड़ निवेश करेगा अदानी परिवार। स्कोप्स ने लॉन्च किया $4.5 करोड़ के बीसी फंड। नेटवर्क प्लेटफॉर्म है ना स्कोप। बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करेंगी वित्त मंत्री। भारत और ओमान के बीच एफटीए अगले महीने संभव है। मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही। पीएलआई के तहत नवंबर तक आप देखिए 746 आवेदनों को मिली मंजूरी। दवा, एलईडी, एयर कंडीशनर जैसे 14 क्षेत्रों के आवेदन की अनुमति। और सितंबर तक कंपनियों ने 95,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है। अक्टूबर में 21 महीने के उच्च स्तर पर एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही। बजट में गिग वर्कर्स को मिल सकता है तोहफा। जीवन दुर्घटना बीमा संघ स्वास्थ्य सुविधाओं को मिल सकता है सुविधा। नीति आयोग के मुताबिक देश में अभी लगभग 80 लाख गिग वर्कर्स हैं। उबर, ओला, जोमेटो से लिया जा सकता है योगदान। इसमें जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए, और नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। 2 वर्षों में टेक कंपनियों से 4.25 लाख की छटनी की बात हो रही है। ये भी आप देखें। उल्फा और केंद्र सरकार के बीच
बीच हो सकता है त्रिपक्षीय समझौता। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य में बहाल करना है दीर्घकालिक शांति। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच की बात हो रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। जनरल मुसावी की हत्या की इजराइल को चौंकाने पड़ी की बड़ी कीमती रईस कह रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति बोले। ये आप देख रहे हैं चल रहा है ना दुनिया उठापटक। जापानी अंतरिक्ष यान SLIM ने चंद्रमा की कक्षा में किया प्रवेश। बाइडन के आदेश पर अमेरिका की जवाबी कार्रवाई, हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने ध्वस्त किए गए। ईरान समर्थित मिलिशिया के हमले में 3 अमेरिकी सैनिक हुए थे ना घायल, तो उसी में। तुर्की संसदीय समिति की अनुमति के बाद स्वीडन नाटो सदस्यता के करीब पहुंच चुका है। नाटो के बारे में बता देता हूं, अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है ना, ये भी नाटो की को वजह बताया जा रहा है इसमें। ये आप देखिए, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है ना, उसी की बात कर रहा हूँ, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कनाडा के पहले भारतवंशी चिकित्सक गुरुदेव सिंह की 92 साल की उम्र में डेथ हो गई है। ये 1958 में कनाडा के पहले भारतवंशी चिकित्सक बनकर इतिहास रचने वाले डॉक्टर गुरुदेव सिंह गिल की बात हो रही है। ये आप देखिए, गिल 1949 में कनाडा आए थे। उस समय यहाँ हमारे 2000 दक्षिणी एशियाई लोग रहते थे। ब्रिटेन में प्रदर्शन के अधिकार पर रोक लोकतंत्र के लिए खतरा है, कानूनी संवैधानिक विशेषज्ञों ने स्थिति को बताया चिंताजनक। ब्रिटेन में 2022 में प्रदर्शन पर किया गया सख्त सजा का प्रावधान। ये अफगानिस्तान की सहायता में कटौती करेगी यूएन खाद्य एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क की यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आपका खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। क्रिकेट अगर पसंद करते हैं तो एक एक मुझे लगता है बॉल देखते होंगे आप तो। WFI के निलंबन के बावजूद नहीं मानी विनेश। एक खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित करने के बाद विनेश पहलवान ने, आप देखते हैं कि खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटा दिया है ना। तो आप देखते हैं कि बड़ी बवाल चल रहा है अभी, और मैं कहता हूं कि जांच तो होनी चाहिए। देखिए, जो भी हो, चाहे खिलाड़ी अगर गलत हैं तो उन्हें सजा दें, और जो आप देखिए जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें सजा मिले, लेकिन एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बाद में आपने देखा कि उसका चुनाव हुआ भारतीय कुश्ती महासंघ का, उन्हीं का करीबी बन गया। फिर आपने देखा होगा वो पोस्टर कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। फिर आप देखते हैं कि इसका नकारात्मक छवि बनती है देश की। ये आप समझ रहे हैं। मैंने गलत युग में प्रतिस्पर्धा की है, अंजू बावी कह रही हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की पहली पदक विजेता अंजू बावी ने कहा है। स्वस्थ रहिए, योगा करते रहा करिएगा, ध्यान करते रहा करिएगा, टहलते रहा करिएगा, घूम आया करिएगा, ठीक है। ये आप देखेंगे कि यहाँ भी जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखेंगे, चास नाला खदान में पानी भरने से हुई थी 375 मजदूरों की मौत। 1975 में आज ही धनबाद से 24 किलोमीटर दूर चास नाला खदान में विस्फोट के कारण लाखों गैलन पानी खदान में भर गया था। इसके परिणाम स्वरूप 375 मजदूर मारे गए थे। दुर्घटना के 26 दिन बाद सब बरामद किए गए जा सके थे। यह भारतीय खनन इतिहास में अब तक की सबसे घातक दुर्घटना है। पहली बार बच्चे के जन्म के लिए किया गया एनेस्थीसिया का प्रयोग। 1845 में आज ही पहली बार अमेरिका के चिकित्सक डॉक्टर क्रॉफोर्ड डब्ल्यू लॉन्ग ने अपनी पत्नी को प्रसव के दौरान एथर एनेस्थीसिया दिया। इस घटना में एनेस्थीसिया के उपयोग में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। लॉन्ग ने पहली बार 1842 में सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए ईथर का उपयोग किया था। 1971 में युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 1942 में आज ही बिहार अब झारखंड में गुमला जिले में हुआ था। 1962 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हो गए। बाद में लॉन्स नायक के 2 पद पर पदोन्नत हुए। एक्का 1971 में भारत पाक युद्ध में गंगा सागर में तैनात किए गए। 3 दिसंबर 1971 में को एक्का ने देखा कि दुश्मन की लाइट मशीन गन उनकी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा रही है। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने दुश्मन के बंकर पर हमला किया और 2 LMG को नष्ट कर बलिदान हो गए थे।
घुटने की हड्डी से मृतक को सही जानकारी जुटाना होगा आसान। रेडियो डायग्नोसिस विशेषज्ञ अहम शोध में सीटी स्कैन मशीन से ने नी कैप पर किया अध्ययन। गजब, आप देखिए नई नई टेक्नोलॉजी तकनीकें खोजी जा रही हैं। वर्ग की विशाल मूर्ति चीन के। पेट के इस बैक्टीरिया से बढ़ सकता है अल्जाइमर का जोखिम। ये आप देखिए एक ताज़ा शोध में पाया गया कि पेट में पाए जाने वाला एक आम बैक्टीरिया अल्जाइमर के उच्च जोखिम से जुड़ा है। शोध दल में बताया कि हेलिकोबैक्टर पायरोली एच पायरोली नामक बैक्टीरिया का संक्रमण 50 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों में अल्जाइमर का खतरा बढ़ाता है। शरीर में टीबी के वर्षों बने रहने का खुला राज। बैक्टीरिया की इस तंत्र का पता लगाने में से उसे खत्म करने की राय होगी आसान, और बाद वर्षों बाद रोग के फिर से होने की आशंका होगी निर्मूल। 90 वर्ष बाद लाइब्रेरी को वापस लौटाई किताब। अपने यहाँ की तो खबर नहीं होगी, ये अमेरिका की खबर है। अपने यहाँ तो हम लोग रख लेते तो फिर देते ही ना। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।